भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है। चूंकि जो ये हार हुई है के बावजूद, और यदि विकास के स्तर पर देखें, ये सीधा संदेश जो है प्रधानमंत्री के लिए था या बीजेपी के नेतृत्व के लिए? जैसे हमारे यहाँ कहावत है, कहना बेटी को और सुनाना बहू को। तो कुल मिलाकर ये प्रबोधन वालों को बताया जा रहा था, लेकिन सुनाना दिल्ली को सुनाने की कोशिश हो रही थी। साफ तौर पर है, जो सबसे बड़ा सेवक है उसको अहंकारी नहीं होना चाहिए। तो कौन है सेवक? कुल मिलाकर मोदी जी और बीजेपी के आला कमान और नेतृत्व पर ही नसीहत देने की कोशिश हो रही थी। बीजेपी तो संघ की जरूरत नहीं है। एक बात मेरी समझ से परे है कि ये बात चुनाव के बीच में ये बयान क्यों दिया गया? नड्डा का खुद का बयान था या दिलवाया गया? और जब ये भी बात कहा जाता कि राजनीति में हमारा दखल नहीं है, तो मैं आपको ये याद दिला दूं कि जब अडवाणी जी मान नहीं रहे थे मोदी जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाने के लिए, तब भागवत जी को ही पत्र जारी करना पड़ा था और उनको एक तरह से इंटरवेंशन करना पड़ा था जब अडवाणी जी की नाराजगी को दूर करने के लिए। संघ कुछ नहीं करता है और स्वयंसेवक कुछ नहीं छोड़ता है। यानी कि संघ के स्वयंसेवक स्वतंत्र हैं। कांग्रेस पार्टी कल जाकर के भारतीय जनता पार्टी की तरह ही हिंदुत्व के बारे में बात करना शुरू कर देगा, तो हो सकता है स्वयंसेवक उसके प्रति भी सॉफ्ट हो। ये मोहन भागवत जी का बयान था। कृष्णपाल जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि देखिए, वो जब हमसे सलाह लेते हैं तो हम उनको सलाह जरूर देते हैं, जब वो हमसे समर्थन मांगते हैं तो हम समर्थन जरूर देते हैं। तो मतलब स्वतंत्र निर्णय ले लेते हैं। तो अब बीजेपी की भी अगर उम्र देखें आप, तो वो 44 साल की हो चुकी है। 1980 में गठन हुआ था बीजेपी का, और जनसंघ को अगर आप छोड़ देंगे तो खैर वो पुरानी बात। मैं इसमें जोड़ देना चाहता हूं कि जेपी नड्डा जी का वो बयान अपेक्षित नहीं था। उससे स्वयंसेवकों के मन को बहुत आघात पहुंचा था। 2014 के बाद कहा तो एक तरफ था कि विपक्ष के मुक्त भारत होगा या कांग्रेस मुक्त भारत होगा, उसकी भले ही परिभाषा बदली गई। समझ में नहीं आता। 10 साल भागवत जी को ये याद आया। पिछले 10 साल में भागवत जी देख नहीं रहे कि लोकसभा और राज्यसभा, खासतौर से लोकसभा में बीजेपी किस ढंग से एक तरफा ढंग से सरकार चला रही है, किस तरह से बिल पास किए जा रहे हैं। तब उनको कोई ऐतराज नहीं हुआ। नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं साप्ताहिक सभा। साप्ताहिक सभा में हम हर हफ्ते सप्ताह की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर की बातचीत करते हैं। तो इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर जो रही है वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से जो बीजेपी को लेकर या चुनाव के बाद को लेकर जो बने बयान आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30वीं बार शपथ ले ली है, लेकिन पिछली 2 बार के मुकाबले इस बार में फर्क यह था कि बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला है। और इसके बाद से आरएसएस की तरफ से बयानों की एक तरह से झड़ी लग गई है। सबसे बड़ा बयान आया सरसंघ चालक मोहन भागवत का, फिर बयान आया है राष्ट्रीय एकता मंच के संयोजक इंद्रेश कुमार का। दोनों का भाव यही है कि मैं नहीं करना चाहिए। ये किसी का नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन इशारा साफ था कि वो बीजेपी के नेतृत्व पर हमला कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजर जो कि संघ का मुखपत्र है, उसमें भी लेख छपे। तो तब से चर्चा हो रही है कि आखिर क्या आरएसएस बीजेपी से नाराज है या उनके अंदर कोई दुराव आ गया है, कोई मतभेद हो गए हैं। इस बारे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर संगीत रागी, जो कि राजनीति पर पैनी नजर रखते हैं, विश्लेषण करते आए हैं, टीवी चैनलों पर भी आप इनको देखते आए हैं। और हमारे जो चिरपरिचित मेहमान है विजय विद्रोही जी, वरिष्ठ पत्रकार है, वो भी इस बातचीत में जुड़ रहे हैं। तो मैं शुरुआत करूंगा रागी जी, आपसे ही बात शुरू करूंगा कि ये जो अहंकार वाले बयान आए हैं, इसका क्या मतलब लगाया जाए कि क्या संघ जो है वो नाराज है बीजेपी से? देखिए, अब नाराजगी की परिभाषा करना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन कोई भी स्वयंसेवक, किसी भी स्वयंसेवक को ये जो परिणाम आए हैं 240 का, वो अच्छा नहीं लगा है। और स्वाभाविक है कि जब आप कहीं ना कहीं आप अपने उपलब्धियों से नीचे रह जाते हैं तो एक आत्ममंथन का दौर चलता है, और आत्ममंथन के दौर में जो है वो कई चीजें निकल करके आती हैं उसमें। और ये कहना कि ये मोहन भागवत जी का बयान जो था वो शुद्ध रूप से राजनीतिक बयान था और राजनीतिक टिक्का टिप्पणी थी, मुझे ऐसा नहीं लगता है। देखिए, वो हमको ये कॉन्टेक्स्ट नहीं भूलना चाहिए कि वो अपने कार्यकर्ता विकास के शिविर वर्ग में वो बोल रहे थे। और स्वाभाविक है कि परम पूजनीय सरसंघ चालक जी का जो उद्बोधन होता है वो स्वयंसेवकों के लिए भी उद्बोधन होता है और राष्ट्र के लिए भी उद्बोधन होता है।
और वो सबसे बड़े, आप कह सकते हैं कि जैसे हिंदू समाज के अंदर जो शंकराचार्य की का जो पद है, वैसे ही स्वयंसेवकों के लिए परम पूजनीय सरसंघ चालक जी का पद है। तो वो जो बात कहेंगे उसको उतनी ही गंभीरता से लेने की जरूरत है। वो स्वयंसेवकों के प्रबोधन में ये बात स्वाभाविक है, आप सदाचार बरतेंगे, आप ठीक रहेंगे, आप समाज कल्याण के लिए आप जा रहे हैं, समाज क्षेत्र में यदि आप काम कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको अहंकार नहीं हो। अब ये बात बनवासी कल्याण आश्रम में जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी है, जो विश्व हिंदू परिषद में काम कर रहे हैं उनके लिए भी है, जो बजरंग दल के और या अन्य अनुषांगिक संगठन है भारतीय ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए, सबके लिए है, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है। चूंकि जो ये हार हुई है भारतीय जनता पार्टी की, जो विजय अपने बल पर, हार मैं इसलिए संदर्भ में कर रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी चाहती थी उतना वैसा मैंडेट नहीं आया है, तो हम उसे उसी रूप में लेते हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या कारण है कि राम मंदिर बनता है, धारा 370 खत्म होता है, 3 तलाक जो है वह भी खत्म किया जाता है, सीएए जैसा कानून ला करके, यानी हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो भी बौद्धिक या वैचारिक अधिष्ठान थे, उन सारी इच्छाओं को पूर्ति करने के बावजूद, और यदि विकास के स्तर पर देखें तो आपका 7.2% का आपका जीडीपी ग्रोथ चल रहा है, दुनिया में आप 5वीं इकोनॉमी बन जाते हैं, रेलवे में आमूल चमूल परिवर्तन आता है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां जो हैं आपकी पूरी काम करने लगती है, 50 से ज्यादा आप सबमरीन बनाने जाते हैं, डिफेंस सेक्टर में आप इंपोर्ट से एक्सपोर्ट की तरफ आप ग्रोथ करना चाहते हैं, एक बेनिफिशियरी का 3 करोड़ लोगों का को घर देना, ये कोई सामान्य बात नहीं है। जो दलित वर्ग की महिलाएं थी, वो संध्या का इंतजार करती थी कि वो शौचालय कैसे जाएं, उनके लिए शौचालय उपलब्ध कराना, नल से जल उपलब्ध कराना, उनके लिए जो है वो किचन के लिए जो धुआं रहित व्यवस्था करना, इन सारी चीजों के बावजूद यदि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव अपेक्षित परिणाम नहीं ला पाती है, महाराष्ट्र में नहीं ला जाती है, तो इसके 2 ही निष्कर्ष हो सकते हैं। या तो कार्यकर्ता और नेता अपने अहंकार में जी रहे थे, उनका तालमेल जो है वो टूट गया था, लोगों के साथ टूट गया था, वो समाज जीवन में जा नहीं रहे थे, और उनको लगता था कि ये जो सारी चीजें बड़े नैरेटिव क्रिएट हुए हैं, उस नैरेटिव के आधार पर अब और उनको कुछ करने के रह नहीं गया है। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रबोधन था वो उन सभी नेताओं के लिए था जिनके बारे में हम कह सकते हैं, वो मैं तो मानता हूं कि वो एक दर्पण था जिसमें हर स्वयंसेवक अपनी छवि निहार सकता है और उसका अपना मूल्यांकन कर सकता है। लेकिन रागी जी, आपने जो बात कही वो चुनाव के संदर्भ में, उन्होंने चुनाव का भी उल्लेख किया था सरसंघ चालक ने, तो ये कोई संदर्भ ऐसा नहीं था कि सिर्फ प्रबोधन करना था। तो मैं आपसे टिप्पणी लेने से पहले विजय जी के पास जाता हूँ। विजय जी, आपको क्या लगता है कि जो मोहन भागवत जी का संदेश था वो क्या सिर्फ उन शिविर में जो मतलब वो ग्रेजुएशन जो शिविर था, जो शिक्षण वर्ग था, उन्हीं के लिए था वो, या ये सीधा संदेश जो है प्रधानमंत्री के लिए था या बीजेपी के नेतृत्व के लिए था? देखिए, पहली बात मैं कह दूं कि संगीत रागी की बात मैं सुन नहीं पाया, तो उस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन जो आपका सवाल है उस पर मेरा कहना है कि जैसे हमारे यहाँ कहावत है, कहना बेटी को और सुनाना बहू को, तो कुल मिलाकर ये प्रबोधन वालों को बताया जा रहा था, लेकिन सुनाना दिल्ली को सुनाने की कोशिश हो रही थी। साफ तौर पर है, जो सबसे बड़ा सेवक है उसको अहंकारी नहीं होना चाहिए, तो कौन है सेवक? और फिर प्रतिस्पर्धा की बात, विपक्ष को प्रतिपक्षी नहीं, कुल मिलाकर मोदी जी और बीजेपी के आला कमान और नेतृत्व पर ही नसीहत देने की कोशिश हो रही थी। और ट्रिगर पॉइंट मुझे लगता है जेपी नड्डा का वो बयान चुनाव के दौरान जेपी नड्डा का ये कहना कि पहले अक्षम थे तो जरूरत थी, अब सक्षम हो गई है बीजेपी तो संघ की जरूरत नहीं है। एक बात मेरी समझ से परे है कि ये बात चुनाव के बीच में ये बयान क्यों दिया गया? नड्डा का खुद का बयान था या दिलवाया गया? और इसको थोड़ा पहुंच पांच कर इसको हल्का करने की भी कोशिश नहीं की गई, और संघ का भी कोई रिएक्शन नहीं आया। संघ जैसे नतीजों का इंतजार कर रहा था, और नतीजों के इंतजार के बाद जो मोहन भागवत जी का रिएक्शन आया, कुल मिलाकर देखिए, कुल कहानी तो यही है कि संघ और सरकार बीजेपी नेतृत्व के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। पहली बात, पहले भी ठीक नहीं चलता था, लेकिन मीडिया के थ्रू एक दूसरे से बात नहीं होती थी।
अब मीडिया के थ्रू एक दूसरे से बात हो रही है। जेपी नड्डा मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं कि संघ की जरूरत नहीं, मोहन भागवत मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं कि अहंकारी हो गए हैं, और अहंकार और सामाजिक विषमता और चुनाव में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल, तमाम चीजों की वो बातें कर रहे हैं। तो ये एक संपर्क का सूत्र जो दोनों के बीच में होना था, एक संवाद का हो, कहीं वो पुल क्या टूटा हुआ नजर आता है, या संघ ने कार्य नहीं किया, ये बात भी वो लेख में स्पष्ट है इशारों इशारों में कि संघ उस रूप से नहीं जुड़ा बीजेपी के साथ चुनाव में, और उसका हर्ष ये हुआ बीजेपी 303 से घटकर 240 पर आ गई, तो संघ इसलिए कह रहा है कि हमारे बिना अभी भी आपका काम नहीं चल सकता। क्या ये संदेश देने की कोशिश है? रागी जी, ये जो विजय जी ने उल्लेख किया जेपी नड्डा के बयान का, ये बयान आया 18 मई को, मतलब तब तक 4 चरणों का मतदान हो चुका था, आधा चुनाव, लगभग आधे से ज्यादा चुनाव हो चुका था। और मैं दर्शकों के लिए ये बयान पूरा पढ़ दे रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है जयप्रकाश नड्डा, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू में ये कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय में और मौजूदा समय में काफी बदलाव आ चुका है। पहले उनका कहना यह था कि हम अक्षम नहीं थे, इतने सक्षम नहीं थे या अक्षम थे, लेकिन अब हम सक्षम हो चुके हैं और हम आगे बढ़ गए हैं, मतलब बीजेपी अपने आप को चलाती है। तो रागी जी, हम ये पहले से सुनते आए कि आरएसएस हमेशा कहता है कि भाई बीजेपी और हमारा कोई संबंध नहीं है, मतलब एक बार बार ऑन द रिकॉर्ड यही बात की जाती है, लेकिन हम सब जानते हैं कि आरएसएस और बीजेपी कहीं ना कहीं साथ साथ चलते हैं, साथ साथ काम करते हैं। और जब ये भी बात कहा जाता है कि राजनीति में हमारा दखल नहीं है, तो मैं आपको ये याद दिला दूं कि जब अडवाणी जी मान नहीं रहे थे मोदी जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाने के लिए, तब भागवत जी को ही पत्र जारी करना पड़ा था और उनको एक तरह से इंटरवेंशन करना पड़ा था जब अडवाणी जी की नाराजगी को दूर करने के लिए। तो ये बयान जो आया नड्डा जी का, इसको आप क्या मतलब, इसका क्या कारण रहा होगा कि भाई अब बीजेपी सक्षम हो गई है, अब हमको आवश्यकता नहीं है, ये इसको इस बयान का कारण क्या रहा होगा आपके हिसाब से? देखिए, आप इसे इस रूप में देखना चाहिए कि आपका घर का बेटा जब 25 साल से बड़ा हो जाता है तो बहुत सारे ऐसे फैसले लेने लगता है जो पिता को अच्छा नहीं लगता है, और स्वाभाविक है कि उसमें थोड़ा सा माने अप्रोच का भी अंतर होता है, दृष्टिकोण का अंतर होता है, और कई बार पिता को यह भी लगता है कि जो मेरा बेटा है वो काम जो कर रहा चाहिए वो नहीं कर रहा है, ठीक नहीं कर रहा है। तो ऐसा होता नहीं, जब परिवार बढ़ जाता है तो ये सब चीजें स्वाभाविक होती हैं कि आती ही आती हैं। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, इंडिया टुडे का ही एक कॉन्क्लेव था जिसमें माननीय कृष्ण गोपाल जी ने से ये सवाल पूछा गया था संघ और बीजेपी के संबंधों के बारे में। उन्होंने बहुत साफ कहा था, और ये स्वयंसेवक के नाते में 48 साल से मैं स्वयंसेवक हूँ, मेरा मतलब कह सकते हैं 59 साल की उम्र हो रही है, तो 48 साल स्वयंसेवकत्व का रहा है। यही सिखाया भी जाता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सांस्कृतिक संगठन है और राजनीति में हमेशा हस्तक्षेप नहीं करता है। ये आज भी लागू है। और एक और बड़ी प्रचलित शब्द है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर, प्रोवर्ब आप कहेंगे, कहावत है, संघ कुछ नहीं करता है और स्वयंसेवक कुछ नहीं छोड़ता है। यानी कि संघ के स्वयंसेवक स्वतंत्र हैं। आपको याद होगा कि विज्ञान भवन में जो है वो मोहन भागवत जी ने कहा था कि हमारे लिए कोई दुश्मन नहीं है, कांग्रेस पार्टी भी हमारे लिए दुश्मन नहीं है। और ये बात वाकई ऐसा है। यदि कांग्रेस पार्टी कल जाकर के भारतीय जनता पार्टी की तरह ही हिंदुत्व के बारे में बात करना शुरू कर देगा तो हो सकता है स्वयंसेवक उसके प्रति भी सॉफ्ट हो। ये मोहन भागवत जी का बयान था। लेकिन अब मैं याद दिलाना चाहूंगा माननीय कृष्णपाल जी ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि देखिए, वो जब हमसे सलाह लेते हैं तो हम उनको सलाह जरूर देते हैं, जब वो हमसे समर्थन मांगते हैं तो हम समर्थन जरूर देते हैं। हमसे कोई भी है, हम तो ये भी जानते हैं कि शिवसेना के लोग भी यदि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अपने प्रचारक मांगे, उनको भी वो शायद प्रचारक दे दें। तो मूल रूप से यह है कि संघ और भारतीय जनता पार्टी दोनों के बीच में एक कड़ी है, संवाद की एक सूत्र है, संवाद का एक चैनल है जिसके द्वारा हमेशा वो बातचीत करते रहते हैं। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा होती है, उसमें भी नड्डा जी जाते हैं। लेकिन हाँ, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, बात तो एकदम सच्चाई है कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय जो भारतीय जनता पार्टी थी, आज एक बड़ा संगठन बन गया है। वैचारिक मुद्दों का सवाल है तो आज बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वैचारिक अधिकार उनको भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया है। लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न जिसकी तरफ आपने ये इशारा किया है कि क्या इन दोनों के बीच में टकराव हो गया है
या सेपरेशन ऐसा की स्थिति आई है, मुझे ऐसा नहीं लगता है। मैं ये मान करके चलता हूं कि कई बार ऐसे होते हैं। आपको याद होगा कि सुदर्शन जी ने जब एनरॉन वगैरह का प्रोजेक्ट वगैरह शुरू हुआ था, तो सुदर्शन जी ने उस समय कहा था ये अर्थ मंत्री नहीं है, अनर्थ मंत्री हैं। यशवंत सिन्हा के लिए उन्होंने कहा अनर्थ मंत्री हैं। और उस समय भी इस प्रकार की बातें चलती थी, जिस प्रकार का कॉरपोरेट को लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने डिसीजन लिए थे। स्वदेशी जागरण मंच उससे पहले 1993 में खड़ा हुआ था, और ठीक उससे उल्टे जाकर के 13 दिन की सरकार बनती है, और 9वां दिन जो है वो एनरोन प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया था, जिसके खिलाफ स्वदेशी जागरण मंच ने पूरे देश भर में अभियान चलाया था। तो ऐसी कई चीजें होती हैं वैचारिक मुद्दों पर, लेकिन यहाँ जो बात होती है, हो सकता है कि मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि इन दोनों में टकराव है या क्या है। जितना आप अखबारों में पढ़ते हैं उतना ही मैंने भी अखबारों में पढ़ा है, और उसी आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि इनके बीच में एक संबंध की एक चैनल प्रक्रिया है। अखिल भारतीय जब प्रतिनिधि सभा की बैठक होती है तो जेपी नड्डा भी जाते हैं, और संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच में समन्वय का कार्य करने के लिए माननीय अरुण जी ऑलरेडी संघ की तरफ से नियुक्त किए हैं। तो कभी भी हो सकती है, ये सब चीजें ये होती ही रहती हैं। बट हाँ, कभी कभी ये सब चीजें भी निकल करके आती रहती हैं, उस समय भी आती थी, आज भी सामने। नहीं तो विजय जी, आपने अगर उनकी पूरी बात नहीं सुन पाया तो मैं रिकैप कर देता हूं। वो ये कह रहे हैं कि मतलब जब बालक बड़ा हो जाता है, बच्चा जब बड़ा हो जाता है, तो वो उसकी अपने पिता से नहीं बनती कई बार, और नहीं बनती नहीं, मैं कहता हूँ कई स्वतंत्र वो निर्णय स्वतंत्र, जैसे भी आप उसको हाँ। मतलब स्वतंत्र निर्णय ले लेते हैं। तो अब बीजेपी की भी अगर उम्र देखें आप, तो वो 44 साल की हो चुकी है। 1980 में गठन हुआ था बीजेपी का, और जनसंघ को अगर आप छोड़ देंगे तो खैर वो पुरानी बात। मैं इसमें जोड़ देना चाहता हूं कि जेपी नड्डा जी का वो बयान अपेक्षित नहीं था, उससे स्वयंसेवकों के मन को बहुत आघात पहुंचा था। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक वैचारिक अधिष्ठान की एकरूपता के कारण भारतीय जनता पार्टी के प्रति तन समर्पित, मन समर्पित, धन समर्पित वाला कार्यकर्ता की तरह काम करता है। मुझे नहीं लगता था कि वो बयान देने की आवश्यकता थी, और यदि ऐसा हुआ भी था तो कायदे से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक उसका स्पष्टीकरण आ जाना चाहिए था। नहीं तो विजय जी, जैसा कि संगीत रागी जी ने कहा, उनका यह कहना था कि मतलब बीजेपी भी अब अपने कुछ निर्णय कभी स्वतंत्र होकर ले सकती है, और नड्डा जी का जो बयान था वो सही नहीं कहा जा सकता, उससे लोगों को ठेस पहुंची हो सकती है। लेकिन मैं विजय जी आपको एक और बयान जो सरसंघचालक ने दिया उसकी तरफ ध्यान दूंगा। उन्होंने कहा कि संसद में भी दोनों पक्ष होते हैं, एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है, और दोनों को मतलब दोनों के अंदर सहमति नहीं हो सकती, लेकिन दोनों को दो अलग अलग जो विचार है उनसे जो निर्णय लिए जाते हैं, कंसेंसस से जो निर्णय लिए जाते हैं, उससे मतलब एक तरह से उनका कहने का होता है कि वो निर्णय लेना ज्यादा सही, जबको सबको साथ लेके चलना चाहिए। तो 2014 के बाद कहा तो एक तरह से था कि विपक्ष के मुक्त भारत होगा या कांग्रेस मुक्त भारत होगा, उसकी भले ही परिभाषा बदली गई, लेकिन संघ प्रमुख ने कहीं ना कहीं ये भी तो सलाह दी ना कि मतलब विपक्ष को भी जगह होनी चाहिए, जो कि लोग बात कह रहे हैं कि मजबूत विपक्ष जरूरी है देश के लिए। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, भागवत जी की बात बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे समझ में नहीं आता 10 साल भागवत जी को ये याद आया। पिछले 10 साल में भागवत जी देख नहीं रहे कि लोकसभा और राज्यसभा, खासतौर से लोकसभा में बीजेपी किस ढंग से एक तरफा ढंग से सरकार चला रही है, किस तरह से बिल पास किए जा रहे हैं, तब उनको कोई ऐतराज नहीं हुआ। पिछले 5 साल में उपाध्यक्ष की नियुक्ति तक नहीं हुई, तब उनकी तरफ से संघ ने एक बार भी नहीं कहा कि भाई उपाध्यक्ष की नियुक्ति हो जानी चाहिए, और परंपरागत रूप से उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को दिया जाता है, डिप्टी स्पीकर का, वो कांग्रेस को सौंप दिया जाना चाहिए। तब उनकी तरफ से तो कोई ऐसा मशवरा नहीं आया। स्टैंडिंग कमेटियों को बिल नहीं भेजे गए, सीधा पास करा दिए गए। मनी बिल के नाम से बिल पास करा दिए गए। महुआ मोइत्रा को रातों रात निकाल दिया गया। रमेश बिदूड़ी जिन्होंने दानिश अनी के खिलाफ शानदार शब्दों का इस्तेमाल किया था, शानदार इन्वर्टेड कोमा में, उनके खिलाफ कार्रवाई तक नहीं हुई। तो ये सब संघ प्रमुख ने नहीं देखा। संघ प्रमुख इस पर भी टोकते रहते, बीच बीच में रोकते, बोलते रहते, और सरकार को आगाह करते रहते, तो कितना बेहतर होता, कितना अच्छे ढंग से फिर पिछले 10 साल में संसद चलती। इस पर भी तो ध्यान देना चाहिए। तो क्या संघ अब ये मौका ताड़ा है मोहन भागवत ने कि जब बीजेपी को गठबंधन धर्म निभाना पड़ रहा है, 240 पर बीजेपी आ गई है, मोदी जी को मोदी की जगह एनडीए कहना पड़ रहा है, तो संघ को लग रहा है कि ये हथौड़ा मारने का सही समय है, तो ऐसे में हथौड़ा मारने की कोशिश हो रही है। नहीं तो ये जो विजय जी कह रहे हैं कि क्या ये मुद्दे को, अभी तो जो संघ प्रमुख ने अहंकार वाली बात कही या मैं वाली बात कही,
कहाँ तो संघ परिवार है और अब मोदी का परिवार बन गया है। तो ये जो बातें हुई है, विजय जी जो बात कह रहे हैं कि क्या अब जब बीजेपी लगा कि थोड़ी सी कमजोर हुई है तब सब लोग मतलब हमला कर रहे हैं, अब तक तो ये बात 10 साल तक भी कही जा सकती थी। बल्कि मैं तो ये बात आपको कहूंगा, आपने चूंकि एनडीए 1 का जिक्र किया, जो सुदर्शन जी का भी उल्लेख किया, तो उस समय जो वाजपेयी जी के लिए सरकार चलाने में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती थी कि बार बार संघ की तरफ से या उनके जो संगठन थे, स्वदेशी जागरण मंच जैसे संगठन या किसान संघ की तरफ से बार बार बयान आ जाते थे। लेकिन पिछले 10 सालों में हमने कोई बयान, कहीं से कोई बयानबाजी नहीं देखी। मतलब कहीं ना कहीं एक समन्वय था आरएसएस या बीजेपी के बीच में, कोई आपसी समझ थी कि भाई नहीं, एक दूसरे पर हम नीतियों पर हमला खुलकर नहीं करेंगे। तो अब जब बीजेपी लग रहा है कि थोड़ी कमजोर हुई है तब ये हमले बोले जा रहे हैं। देखिए, पहली बात तो मैं विजय जी की बात से थोड़ा सा असहमत हूँ। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक जी हर राजनीतिक विषय पर टिप्पणी नहीं करते हैं। संसद के अंदर क्या प्रक्रिया चल रही है, किसको कौन सा बिल कमेटी में जाए, कौन सा नहीं कमेटी में जाए, इन सब पर प्रतिक्रिया करने की कोई जगह नहीं होती और संघ करता भी नहीं है। आप कभी भी संघ के इतिहास में आप क्या करके देख लें, अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की जब बैठक होती है तो कई राष्ट्रीय विमर्श के मुद्दे पर वहां पर संघ चालक, वहां पर जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक अपना रेजोल्यूशन पास करता है। और एक आध दो ही ऐसे अवसर होते हैं जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सरसंघ चालक जी का राष्ट्र के नाम उद्बोधन होता है, जो दशहरे के दिन जो होता है, जिसमें जो संघ के स्थापना दिवस है उस समय की बात है। तो हर समय संघ जो है वो राजनीतिक टिप्पणी नहीं करती है। आज की भी जो टिप्पणी है वो एक संदर्भ के कारण ऐसा निकल करके आया है। और देखिए, ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने कहा, ये आज का बात नहीं है कि मतभेद होना हर डेमोक्रेसी में स्वाभाविक है। यदि घर्षण नहीं होगा तो आपकी गाड़ी नहीं चल सकती है। फ्रिक्शन को कोई दुश्मनी के तौर पर नहीं लेना चाहिए, ये हम लोग पढ़ाते भी हैं। एक बहुत बड़े स्कॉलर का एक कहना है कि फ्रिक्शन इज एसेंशियल फॉर, नहीं होगा फ्रिक्शन तो हम चल नहीं पाएंगे। हमारे जूते के अंदर जो आप ग्रूविंग्स देखते हैं वो इसीलिए देखते हैं क्योंकि वो नहीं होगा तो हम स्लिप करके गिर जाएंगे। तो ऐसी चीजें हैं। ये शुरू से कहते हैं कि मतभेद होना स्वाभाविक है लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। अब राजनीति में ऐसी कटुता कहां से आई? ये कोई कहने वाला, दो प्रकार के दो थियरी हैं। एक जो भारतीय जनता पार्टी से घृणा करते हैं, वो बौद्धिक वर्ग जो है वो कहता है कि 2014 से आया। एक वर्ग का ऐसा मानना है कि भारतीय राजनीति के अंदर ये जो राजनीतिक संस्कृति पनपी है, इनटॉलरेंट की प्रवृत्ति है, वो श्रीमती सोनिया गांधी की देन है। तो ये अलग अलग नैरेटिव है, ये 2014 से नहीं है। जब आप मौत का सौदागर और एक मुख्यमंत्री को, चुने हुए मुख्यमंत्री को गुजरात में जलील करने के लिए आप सीबीआई और सारे घोड़े खोल देते हैं, तो वो भी तो एक इनटॉलरेंट था। आज की आप राजनीतिक संस्कृति देख लीजिए। एक राजनीतिक संस्कृति वो है कि उड़ीसा में चुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, नवीन पटनायक जी आते हैं, उनकी अगवानी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े वहां पर पदाधिकारी और राष्ट्रीय नेतृत्व वहां पर खड़ा रहता है, उनको ले जाकर के उनको चेयर देता है। ये संस्कृति है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी की आप संस्कृति देख लीजिए, राहुल गांधी की न श्रीमती सोनिया गांधी ने बधाई दिया, न राहुल गांधी ने बधाई दिया, न ममता बनर्जी ने बधाई दिया। तो ये कौन सी राजनीतिक संस्कृति का हम निर्माण करते हैं? एक तरफा तो नहीं हो सकता कि नरेंद्र मोदी यदि ममता बनर्जी जीत करके आ जाती हैं, पूरे बंगाल को लहूलुहान कर देती हैं, इसके बावजूद भी उनको जीत पर बधाई देती हैं। और यदि कोई भी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी खींच क्यों नहीं जीत करके आए, मुझे हमेशा देखा है कि अगला ट्वीट जो होता है वो प्रधानमंत्री का होता है, बधाई। ये तो एक राजनीतिक शिष्टाचार और संस्कार की बात है। ये ऐसा भी नहीं आता है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी पर यह सिर्फ दोषारोपण कर देना कि भारतीय जनता पार्टी ने ही इस प्रकार का काम किया है, मैं इस तर्क से तो बिल्कुल ही सहमत नहीं हूं। हाँ, ये बात बिल्कुल ये है कि राजनीति में जो है वो आप जो है वो दूसरों को भी साथ लेकर के चलने की, क्या कांग्रेस पार्टी ने ऐसा काम किया? क्या ऐसी बात नहीं है कि जितने भारतीय विपक्ष थे उनको आज तक ये समझ में ही नहीं आया कि नरेंद्र मोदी जीत करके कैसे आ गए? इंटाइटलमेंट उनका था। और इस प्रकार से तू तड़ाक की भाषा क्या पहले भारत की राजनीति में थी? क्या अटल बिहारी वाजपेयी भी जब सरकार हार गए थे और मनमोहन सिंह आ गए थे तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने तू तड़ाक की भाषा यूज किया? कहता है। लेकिन
कांग्रेस पार्टी 2014 के चुनाव के हारने के पश्चात इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया। आप हर जगह, यदि आप 370 को आप ले लीजिए, आप 370, मैं तो मानता हूं कि 1971 के में जो प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इस देश के लिए किया था, वो बहुत बड़ा काम किया था। लेकिन भारत की पूरी राजनीतिक यात्रा में, जिसको पोस्ट कॉलोनियल इंडिया हम कहते हैं, आजादी के बाद यदि सबसे बड़ा यदि किसी डिसीजन हुआ था तो ये 370 का खत्म करने का, जिसमें एक आप, जिसे कई बार कहा जाता था कि ये एक हमारा हिस्सा जो है लगभग कट ही गया है, उसको आप भारत की मुख्य धारा में आप ला करके खड़े कर देते हैं। लाल चौक पर जहां भारत के तिरंगा नहीं लहराया करता था और हर समय कर्फ्यू लगा रहता था, वहां पर आप हजारों और लाखों के तादाद में लोग वंदे मातरम का गीत गा रहे हैं। ये कोई कम बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन इसको भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और जितने विपक्षी दलों ने, सीए का ऐसा कौन सा मुद्दा था जो भारतीय मुसलमानों के खिलाफ खड़ा था, लेकिन सारे विपक्षी दल इसलिए कि एक तुष्टीकरण करना था, इसलिए आकर के आप कर देते हैं। 3 कानून, मानते हैं कि 3 कानून पर और ज्यादा विमर्श की आवश्यकता थी, लेकिन क्या ये सच्चाई नहीं है कि आप सड़कों पर आकर के ट्रैक्टर जाम लेकर के और आप खालिस्तानियों से समर्थन लेकर के इस प्रकार की सारी चीजें करें और भारत में एक ऐसा वातावरण बनाएं, सीए के मुद्दे पर शाहीन बाग खड़ा करें? ये कौन सा जनतंत्र का तरीका है? ये भी तो सवाल पूछा जाना चाहिए, विपक्ष से भी सवाल पूछा जाना चाहिए। तो ये एक तरफा नहीं रहा है, मेरा इतना सबमिशन है। नहीं तो विजय जी, जैसे अगर आप बात नहीं सुन पाए हो रागी जी की, तो उनका आशय ये है कि ये कोई एक तरफा नहीं हुआ जो संसद में हुआ, या जो विमर्श खराब हुआ, उसकी भाषा जो है उसका स्तर गिरा, तो उसके लिए विपक्ष भी उतना जिम्मेदार है जितना कि सत्ता पक्ष जिम्मेदार है। लेकिन मैं आखिर में आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जो ये आरएसएस और बीजेपी के बीच में जो हमको पब्लिक तनाव देखने मिल रहा है, बयानबाजी देखने मिल रहा है, तो क्या आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि बीजेपी को अपने दम पर जो बहुमत नहीं मिल पाया है, तो कहीं ना कहीं आरएसएस उदासीन हो गया था, या उसका समर्थन नहीं मांगा गया, या उसने हाथ खींच लिए? हमें पता नहीं कि बात सही है नहीं है, लेकिन क्या ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसका परिणाम पर असर देखने मिला हमें? स्वाभाविक है, असर तो देखने को मिला, लेकिन मुझे एक बात बस कहनी थी संगीत रागी जो कह रहे हैं। देखिए, सदन चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, सत्ता पक्ष की होती है। ये बात तो जब बीजेपी विपक्ष में थी तब 10 बार कहती थी, और विरोध प्रदर्शन एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, ये बात अरुण जेटली कहा करते थे। अब उनकी बात अगर आप झुठला दें तो अलग बात है, लेकिन कुल मिलाकर बीजेपी का सहयोग संघ ने नहीं किया, पर्ची देने भी नहीं आए। संघ के कार्यकर्ता घर घर आते थे। मैं जयपुर में रहता हूँ, पहला चुनाव मैंने देखा जब हमारे यहाँ संघ का कोई कार्यकर्ता नहीं आया पर्ची लेकर, नहीं तो हमेशा हमारे मोहल्ले में पर्ची लेकर आया करते थे, और बूथ तक ले जाने और वापसी की व्यवस्था भी किया करते थे, पूछताछ किया करते थे। ये सारी चीजें तो रही हैं, इसका तो कहीं, लेकिन संघ का नाराजगी है क्या? मोटे तौर पर संघ की नाराजगी ये है कि व्यक्तिवाद हावी हो गया है, सामूहिक नेतृत्व की जगह एकल नेतृत्व हो गया है, बाहर के लोग भर लिए गए हैं। 118 लोगों को, बाहर के लोगों को टिकट दिया गया, जिसमें से 75% हार गए, वो अलग कहानी है। संघ की नाराजगी है कि सर्वे बाहर के एजेंसियों से कराया जाता है, उनसे जमीनी हालात के बारे में जानकारी नहीं ली जाती। अकेले यूपी में 17-18 सीटें ऐसी बिगाड़ी गई। राजस्थान का मैं जानता हूं, संघ के अनुसार 3-4 कैंडिडेट बीजेपी ने ठीक नहीं उतारे, और वाकई में वो 3-4 जगह हार हुई। तो और फिर संघ के कार्यकर्ताओं को लगता है कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं थोड़े अहंकारी हो गए हैं, और उनके छोटे मोटी बातें, छोटी मोटी मांगे होती हैं, छोटे मोटे कुछ एक तरह से अनुग्रह होते हैं, उनको पूरा नहीं किया जाता। मंत्री तक राज्य के अंदर भी जो बीजेपी शासित राज्य हैं, वो संघ के कार्यकर्ता से ढंग से बात नहीं करते। तो ये बहुत सारी नाराजगियां हैं, और अगर संघ के एजेंडा को बीजेपी ने आगे बढ़ाया है और पूरा किया है, तो संघ ने भी साथ दिया है। भारतीय किसान संघ किसानों की मांगे थी उस पर खामोश रहा। भारतीय मजदूर संघ जो 4 लेबर लॉ पास करने की कोशिश की गई, जिसमें एक आध पास भी हुए हैं, उस पर खामोश रहा। स्वदेशी जागरण मंच खामोश रहा। तो ये चीजें भी रही हैं, संघ ने भी अपनी तरफ से पूरा साथ निभाया है। लेकिन भाई ना कहीं बात बिगड़ी है आपस में, और मीडिया के माध्यम से बातें हो रही हैं। तो ये मुझे लगता है कि संघ, और कुछ लोग कह रहे हैं ये मोदी को बचाने के लिए दिया गया भागवत का बयान है, कुछ लोग इस तरह की बातें भी कर रहे हैं सोशल मीडिया में। तो रागी जी की जो विजय जी ने कहा कि इस बार पर्ची बांटने भी लोग नहीं आए, और ये मैंने जगह जगह सुना ये बात, तो ये क्या कहीं ना कहीं उदासीनता थी? देखिए, इसको आप कहेंगे कि पूरे भारतवर्ष में ऐसा हो सकता है, कहीं हुआ भी होगा, मुझे नहीं मालूम है, ये जानकारी नहीं है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, जैसे एक दिल्ली का उदाहरण लेकर के मैं आपको कह सकता हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कभी भी जाकर के ये नहीं कहता कि आप भारतीय जनता पार्टी को आप वोट दें।
लोकमत जागरण जो है एक हमेशा अभियान चलाया जाता है चुनाव से पहले, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ घर घर जाकर के कहता है आप देश के लिए वोट कीजिए, अच्छा वोट कीजिए, आप वहां जरूर आकर के काम कीजिए, जो वोट देने जरूर आइएगा। ये हर गली मोहल्ले में जाकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काम करता है। दिल्ली के अंदर मैं आपको बता रहा हूं 1,20,000 ऐसे बैठकें की हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने। फिर मैं दोहरा रहा हूं आपके दर्शकों के लिए, 1,20,000। आपने परिणाम देखा कि दिल्ली के अंदर क्या है। अब हर जगह ऐसा ही हुआ होगा मैं नहीं कह सकता, मेरे पास इस प्रकार का आंकड़ा नहीं है, डेटा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये कह देना कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने काम नहीं किया है, मैं ऐसा नहीं मानता। तो आगे चल के अब क्या लगता है रागी जी की ये जो संबंध है, क्योंकि अब एक गठबंधन की भी सरकार है और मतलब कम बहुमत की भी सरकार है, और दूसरी तरफ ये है कि जैसे मैंने कहा ना, एनडीए 1 में हम बार बार आरएसएस की तरफ से बयान देखते थे कि पब्लिकली बयान आते थे, चाहे स्वदेशी जागरण मंच के आते हो या मजदूर संघ के या किसान संघ के। तो ये क्या अगले 5 सालों में अब ये सिलसिला बढ़ेगा या आपको लगता है कि अब इसको यहीं रोक लिया जाएगा? मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि एक बेहतर समन्वय कायम होगा। और जो होता क्या है ना कि कई बार हम जब विजय जी कह रहे हैं ना मीडिया के थ्रू बात करना, तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बेहतर कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं, हम सब राष्ट्र के लिए ही काम कर रहे हैं, और आप उम्मीद कर सकते हैं। वैसे मुझे जानकारी नहीं है क्योंकि विजय विद्रोही जी पत्रकार हैं, आप पत्रकार हैं, तो अंदर घुस करके बहुत सारी चीजें इकट्ठा कर लेते हैं। मैं जो जानता हूँ मुझे वही जानता हूँ जितना मैं पढ़ता हूँ, अखबारों में पढ़ता हूँ या देखता हूँ, सुनता हूँ आप लोगों से। मुझे लगता है आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बेहतर कोऑर्डिनेशन दोनों के बीच में। नहीं तो विजय जी ये सरकार कैसे चलेगी, क्योंकि गठबंधन की भी सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, और जो एक आरएसएस जैसा इतना बड़ा संगठन हमेशा समर्थन में खड़ा रहता था, उसने एकदम ओपनिंग बॉलिंग में ही उसने मतलब विकेट लेना शुरू कर दिया या काफी तेज गेंदे फेंकना शुरू कर दिए। तो ये अगले 5 साल कैसे शासन रहेगा? देखिए कल किसने देखा है, लेकिन ये माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद कुछ चीजें उलट पुलट हो सकती हैं। लेकिन जहां तक संघ और बीजेपी मोदी के रिश्तों की बात है, मुझे लगता है चूंकि गठबंधन सरकार है तो इस संघ को अब भूल जाना चाहिए कि उनका जो बचा खुचा एजेंडा है वो मोदी जी वो पूरा कर पाएंगे। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड, मुझे नहीं लगता, बात होती रहेगी लेकिन कुछ होगा नहीं। 1 नेशन 1 इलेक्शन, या फिर कुछ दूसरे मुद्दे हैं। एनआरसी, पहले कहा गया कि क्रोनोलॉजी समझिए, पहले सीए आएगा, फिर एनआरसी आएगी, वो सारी चीजें मुझे लगता है हाशिए पर रह जाएंगी, एक तो। और दूसरा, बीजेपी के एक नेता से कुछ महीने पहले मेरी मुलाकात हुई थी, तो उनका कहना था कि मोदी जी को कोई भागवत जी से कोई विद्वेष या ऐसा कुछ नहीं है, संबंध बहुत अच्छे हैं दोनों के बीच में। बस मोदी जी चाहते हैं कि भाई संघ का एजेंडा हम पूरा कर रहे हैं, हम करते रहेंगे, बस इससे ज्यादा हमारे मामलों में आप दखल मत दीजिए। हमें अपनी राजनीति करनी है, हमें मालूम है कैसे राजनीति करनी है, हमें मालूम है बाहर के नेताओं को क्यों लाना चाहिए पार्टी के अंदर, क्यों जिताऊ उम्मीदवार की जरूरत होती है। तो संघ हमें कम से कम इस मामले में प्रवचन ना दे। और अब गठबंधन सरकार है तो गठबंधन सरकार की अपनी अलग मजबूरियां हैं, और ऐसे में संघ जो अपने 100 साल पूरे कर रहा है अभी 2025 में, संघ चाहेगा कि कुछ चीजें और उनके खाते में चली जाएं एजेंडा के हिसाब से, जो जा नहीं पाएंगी। विजय जी और रागी जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, जैसे कि विजय जी ने कहा कि अगले साल 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, और उस समय देश में एनडीए के नेतृत्व में, बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ही शासन करेगी। लेकिन जैसे कि हमने चर्चा की, क्रोनोलॉजी की तरफ से समझिए कि चुनाव के बीच में बीजेपी अध्यक्ष का बयान आता है कि अब हम सक्षम हैं, हम अपने पैरों पर चलने के लिए सक्षम है, हम चल सकते हैं, हमें आरएसएस की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, लेकिन उसका आशय यही निकाला गया। चुनाव के परिणाम आए, चुनाव परिणाम में हमें अपेक्षा थी बीजेपी को कि भाई उनको पूर्ण बहुमत मिल जाएगा, लेकिन 240 पर आके रुक गया, उनको 32 सीटें कम पड़ गई बहुमत से। और जब से ये नतीजा आया है तब से आरएसएस की तरफ से अलग अलग बयान आए, जिसके बारे में हमने चर्चा की रागी जी से, कि सरसंघचालक का बयान आया, राष्ट्रीय एकता मंच के संयोजक का बयान आया, ऑर्गेनाइजर में लेख छपा। तो शुरुआत में एक तलखी हमें देखने मिली है कम से कम आरएसएस की तरफ से। बीजेपी ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक रूप से कोई प्रतिक्रिया दी नहीं है, लेकिन ये देखना होगा कि आने वाले वर्षों में या आने वाले दिनों में ये संबंध
किस मोड़ पे रहता है, लेकिन वैचारिक रूप से आरएसएस और बीजेपी साथ में रहते आए हैं हमेशा से। कभी कभी इनका जो संबंध है वो उबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरता है, लेकिन वैचारिक रूप से दोनों एक साथ से जुड़े हुए हैं। आज की साप्ताहिक सभा को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।